हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी ही वीकली करंट अफेयर की एक सीरीज लाने वाला हूं, तो उसी क्रम में आज से आप लोग के लिए वीकली करंट अफेयर की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। इसमें आपको वीक में एक वीडियो आपको मिलेगी। एक वीक के अंदर जितनी भी आपकी चीजें हुई हैं करंट अफेयर के अंदर, उन सभी बातों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये जो सीरीज आपका पे ये किन किन एग्जाम्स को कवर करेगी, याद रखना, ये उत्तराखंड के जो आपका अपकमिंग आपका लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, उसके प्री को तो ये कवर करेगी, उसके साथ में उसके मेंस को भी ये कवर करेगी। ठीक है। बाकी आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रोच किस तरह की यहां पे आपको दी जा रही है। इसके अलावा जो बाकी आपके ग्रुप सी के आपके जो एग्जाम होते हैं, उन सब में जो आपकी करंट अफेयर आपकी रहती है थोड़ी बहुत, उन सबको तो ये 100% कवर करेगी। ठीक है। तो हम कहानी की जो शुरुआत कर रहे हैं वो आज से कर रहे हैं। सबसे पहली जो आपके सामने खबर है वो है जीएम सरसू को लेकर के। जीएम सरसू को लेकर के आपसे प्री में भी आपसे पूछ सकते हैं, मेंस में भी आपसे पूछा सकता है। तो जीएम सरसू सर क्या है, बेसिकली देखें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये सरसू होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या है बे, जिसमें हम जीन को, जो जीन है आपको पता होगा, चाहे हमारी बॉडी है चाहे पेड़ पौधे हैं, उसमें हर एक चीज के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी अगर हाइट नहीं बढ़ रही है मतलब उसके लिए कोई ना कोई एक जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं उस जीन को काट के निकाल दूं तो हाइट जो है बढ़ने लग जाएगी। अगर हमारा मोटापा बढ़ रहा है तो उसके लिए भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं उस जीन को निकाल दूं तो मोटापा घटना कम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ये भी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसू है। सर इसे हमने क्यों कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया बे DMH11। सर मतलब क्या है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसका नाम रखा गया है। ये एक तरह की ट्रांसजेनिक सरसों है। ट्रांसजेनिक मतलब वही हाइब्रिड सरसों है ये। सर इससे फायदा क्या होता है, ये क्या करती है ना, जब ये आपका DMH सरसों है, ये अपने आसपास में घास और खरपतवार जैसी चीजों को ये पनपने नहीं देती है। अपने आसपास में ये घास और खरपतवार जैसी चीजों को ये पनपने नहीं देती है। और इस वाली ये जो सरसों है, इस सरसों का उत्पादन सामान्य सरसों से आपका लगभग 30% तक ज्यादा हो जाता है। ठीक है। ऐसे आपने एक सुना होगा बीटी कॉटन, आपने एक सुना होगा बीटी कपास। जो बीटी कपास है वो अपने आसपास में कीटों को नहीं पनपने देता, वो अपने आसपास में कीट नहीं पनपने देता है। वैसे ही अपने आसपास में घास और खरपतवार नहीं पनपने देता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक आपका भी चर्चाओं में चल रहा है चरादेव मोईदमा। चरादेव मोईदमा, सर ये क्या है, ये आपका प्री में आपसे पूछ सकता है। चरादेव मोईदमा पे ये असम के अंदर एक कब्रगाह है। असम के अंदर ये एक कब्रगाह है। चरादेव असम का एक जिला है। मोईदमा का मतलब कब्रगाह से लिया जाता है। तो ये जो चरादेव मोईदमा है, इसे यूनेस्को ने अपनी ठीक है विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। सर किस श्रेणी में, अलग अलग श्रेणियां होती हैं, जैसे आपकी अमूर्त श्रेणी जिसमें आपका पे रामायण को शामिल किया गया है, उसी तरह से इसे सांस्कृतिक श्रेणी में इसे शामिल कर दिया गया है। और ये अब भारत, ठीक है, ये अब 43वें नंबर का ये संस्कृत श्रेणी के अंदर ये स्थल बन गया है। जो आपका चरादेव मोईदमा है, इसे असम का पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपका प्री में आपसे पूछ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अभी एक नई रिपोर्ट जारी हुई है जिसे हम कहेंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में जारी हुई है। ठीक है। इसे जारी करने वाली संस्था जो है वह आपका विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच इसके अलावा दो और प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है, आपको उनको भी ध्यान रखना पे। एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है ये, और दूसरा अपना वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी ये जारी करता है। कौन बे, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। इसे ना पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहेंगे। इसमें इस रिपोर्ट में इसमें लैंगिक अंतराल में भारत की जो रैंकिंग है 146 देशों में से 129 है।
146 देशों में से 129 रैंकिंग है, मतलब बहुत अच्छी रैंकिंग इसमें मेरी देखने को नहीं मिल रही है। इसमें अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है, फर्स्ट रैंक पे इसमें आइसलैंड और नॉर्वे, ये दोनों ही बराबर इनको नंबर मिले हैं और ये दोनों ही एक रैंक पे हैं। देखिए यहां पे जो आपका लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है ये जारी किस आधार पे होती है, ये किस आधार पे जारी होती है, ये आपका विभिन्न क्षेत्रों में जो लैंगिक अंतराल है एक उसको देखा जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में जो आपके लैंगिक अंतराल है, ठीक है। जैसा आपका आर्थिक भागीदारी और अवसर, ठीक है, मतलब जितनी भी देश में आर्थिक भागीदारी है उसमें महिलाओं का कितना रेशियो है और आर्थिक भागीदारी में महिलाओं को कितना अवसर दिया जा रहा है, ठीक है, एक आधार यह है। दूसरा शैक्षणिक उपलब्धता, शैक्षणिक उपलब्धता मतलब जितनी भी आपके कोर्सेज होते हैं, जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड चीजें हैं उसमें महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कितनी भागीदार हैं, दूसरा ये इसका बेस है। तीसरा का स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में महिलाओं का कितना रेशियो है, किस किस अनुपात से उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं और कैसी उनकी उत्तरजीविता है। चौथा का राजनीतिक सशक्तिकरण है, ठीक है, मतलब राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, यह भी इसका एक आधार है, ठीक है। तो यह आपकी एक नई रिपोर्ट है, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। सर कहां पूछा था, एक तो आपका प्री में सीधे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला आपका इसमें फर्स्ट में कौन है ये रैंकिंग, या आपका इसे कौन जारी करता है प्री में। दूसरा आपको देखा जहां पर भी आपको वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण या आपको तुलना करनी हो, तुलना करने के बारे में ठीक है, इस तरह की कोई बातचीत करनी हो, जनसंख्या के बारे में कोई बातचीत करनी हो, भारत अभी तक अल्प विकसित क्यों है, अल्प विकसित क्यों है, क्यों भारत अभी तक भी विकासशील की सीढ़ियों को पार नहीं कर सका है, इस तरह की बातचीत या इससे जुड़ी हुई कोई सी बातचीत अगर आप करनी होगी तो वहां पे आप इस रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में लिखी हुई जो बातें हैं उन्हें शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं लामा 3.1 के बारे में। लामा 3.1 सर क्या है? लामा 3.1 एक्चुअली यहां पे एक तरह का ये एक एआई टूल है। ये लामा 3.1 जो आपका ये एक तरह का आपका एक एआई टूल है, एआई टूल। ये एआई टूल जो है ये मेटा ने विकसित किया है, मेटा ने इसको मेटा कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, मेटा कंपनी के द्वारा। सर ये मेटा कंपनी क्या है? ये फेसबुक की एक पेरेंटल कंपनी है, फेसबुक की एक पेरेंटल कंपनी है। सर पेरेंटल कंपनी का मतलब क्या है? पेरेंटल कंपनी का मतलब मेटा के अंदर फेसबुक जो है वो काम करता है। आपकी अब पेरेंटल कंपनी का मतलब जो फेसबुक है वो मेटा के अंदर काम करता है, इसका कुछ ये मतलब है। जो लामा आपका एआई टूल है, लामा आपका ये एक ओपन सोर्स मॉडल है, ये एक ओपन सोर्स मॉडल है। सर ओपन सोर्स मॉडल का मतलब क्या है? मतलब कि फ्री में काम करने वाला, मतलब ऐसा मॉडल, ऐसा सोर्स जो फ्री में काम करता है, जिसके लिए आपसे चार्ज अलग से नहीं लिया जाता, उसे बोलते हैं ओपन सोर्स। जैसे आपका एंड्रॉइड, आप जैसे फोन लेते हैं तो आपको उसमें एंड्रॉइड मिलता है, तो एक ओपन सोर्स मॉडल है, ठीक है। इसे आपकी बहुत सारी आपकी ऐसी भी चीजें होती हैं जिसके लिए आपसे पैसा लिया जाता है, उन्हें क्लोज सोर्स कहते हैं। आपने कंप्यूटर के अंदर अगर आपने सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे तो आपने यहां पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स आपने सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे। तो ओपन सोर्स कौन से वाली सॉफ्टवेयर है? जो फ्री में काम करते हैं, उन्हें ओपन सोर्स कहते हैं। तो ये आपका एक ओपन सोर्स आपका मॉडल है। ये आपका भी नया भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन इससे पहले दो पहले से ही चल रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका पे जीपीटी, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना, ये भी एक एआई टूल ही है, एआई टूल ही है, ठीक है। ये जो चैट जीपीटी है ये ओपन एआई जो कंपनी है इसके द्वारा इसे बनाया गया है, ओपन एआई, ठीक है। इसी तरह का आपका एक आता है सोनेट, ये इनके वर्जन है 3.5, ये वो। सो आपको बस जीपीटी याद रखना है, चैट जीपीटी, और ये आपका सोनेट। सोनेट जो है ये आपको एंथ्रोपिक एक कंपनी है, उसने इसे बना रखा है। एग्जाम में सीरीज दे आपसे पूछ लिया जाता है कि जो लामा है ये किसके द्वारा बनाया गया है, या जीपीटी जो है चैट जीपीटी ये आपका किसकी तरफ पे, और सोनेट आपका किधर, आपको ऐसे याद रखना पे। इसके अलावा एक आपको अगली खबर आपका मोंगला बंदरगाह, मोंगला बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है।
भारत द्वारा संचालित एक बंदरगाह है। ये जो मोंगला बंदरगाह ये है तो कहां आपका बे, ये बांग्लादेश में, लेकिन ये भारत द्वारा संचालित है। इसी तरह के आपने दो और बंदरगाहों के आप नाम सुने होंगे यहाँ पे, एक चारबाह बंदरगाह जो कि ईरान में है, और एक सितवे बंदरगाह पोर्ट कहते हैं इनमें, सितवे पोर्ट, ये आपका कहां पे, आपका बे म्यांमार के अंदर। ठीक है, तो इनको भी आपका बे ध्यान रखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं बे अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत में हिम तेंदुए यानी कि जो स्नो लेपर्ड होते हैं, इनकी स्थिति के बारे में पहली बार इनकी गणना करी गई है। अगर आपसे पूछ दें कि स्नो जो आपके लेपर्ड है उनकी कितनी गणना अभी तक हुई है, केवल एक गणना हुई है, तो इसमें जो इनकी स्थिति देखी गई है, कुल भारत में कुल 718 जो है वो स्नो लेपर्ड हैं, हिम तेंदुए। हम बाघों की बात नहीं कर रहे हैं, बाघ के बारे में हम हिम तेंदुए की बात कर रहे हैं। जो ये आपके हिम तेंदुए हैं ये सर्वाधिक लद्दाख में पाए जाते हैं, लद्दाख में सर्वाधिक है। सेकंड नंबर पे अपना उत्तराखंड इसमें आता है, और तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश जो है वहां पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो आपके हिम तेंदुए हैं इनकी संख्या काफी कम है, इसीलिए IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट की सूची में से शामिल कर रखा है, जिसे हिंदी में हम लोग सुमेघ सूची कहेंगे। ठीक है, तो एक ये भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। ठीक है, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ आपका अगर कोई टॉपिक आपको देखने को मिलता है जहां पे आपका जो आपका संकट है किसी भी तरह का, उसमें आप इसे डाल सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी अगर आप क्वेश्चन आपका बे बनता है तो वहां इसे आप डाल सकते हैं। देखिए बे, अगर आपका बे भारत का जो परिधान निर्यात है, परिधान बोले तो कपड़ा, ठीक है, पहनने वाले तब्बे, जो कपड़ा आपका निर्यात है ये आपका संकट में है, संकट में तब्बे घट रहा है, इसका योगदान है वो घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका प्री और मेंस आपका दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे बहुत जगह पे आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कपड़ा और जो परिधान है इसका हमारे जीडीपी में योगदान जो आपका वो 2.3% का योगदान है। पहले ज्यादा हुआ करता था, अभी योगदान आपका 2.3% का है। इसके अलावा औद्योगिक जो उत्पादन का है, इंडस्ट्रियल जो हमारा उत्पादन है कपड़ा परिधान का, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो आपका उत्पादन है इसका 13% का योगदान है, 13% का योगदान है। और औद्योगिक उत्पादन का वो हिस्सा जिसको हम लोग निर्यात कर देते हैं। औद्योगिक उत्पादन तो आपका सभी चीज आ गया, कपड़ा निर्यात में केवल कपड़ा निर्यात की हम बात कर रहे हैं जहां पे 2.3% का योगदान है ओवरऑल जीडीपी में। औद्योगिक उत्पादन मतलब जितनी भी चीजें हम भारत के अंदर बना रहे हैं इसका योगदान यहाँ पे 13% का है। और जितनी भी हम चीजें यहां पे बना रहे हैं उसका जो हम निर्यात कर रहे हैं, विदेशों को भेज रहे हैं, उसका हमारा जीडीपी में लगभग 12% का हमारा योगदान है। ठीक है, तो इसे भी आप बहुत जगह इसे भी आप यूज कर सकते हैं जब भी हमारे आयात निर्यात से रिलेटेड कोई बातचीत आती है। ठीक है, या हमारे देश में विदेशों के साथ में जो संबंध है या इस तरह कोई बातचीत आती है तो वहां पे आप इसे अपने विवेक के हिसाब से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इस वीक की लगभग आखिरी खबर की ओर चल रहे हैं, जहां पे आपका अभी एक नया सर्वे आया है, परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। ये 2022-23 का है, मतलब सर्वे पहले हो गया है और अभी ये 2024 में आपका ये अगस्त में आया हुआ है, तो आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसे जारी कौन करता है? एनएसओ इसे जारी करता है, एनएसओ जारी करता है। इसके द्वारा जो चीजें बताई गई हैं वो आपको ध्यान रखनी है। दैनिक कैलोरी व्यय इन्होंने थोड़ा बता रखा है। देखो गांव में 2172 किलो कैलोरी, 2172 किलो कैलोरी जो है ग्रामीण आदमी को सरवाइव करने के लिए चाहिए है, इतना होना चाहिए है। अगर एक व्यक्ति इतना कैलोरी अगर गेन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति गरीब है, वो व्यक्ति क्या गरीब है। ये महीने का है, एक महीने में इतना कैलोरी। शहरों में देखा अगर व्यक्ति 2135 किलो कैलोरी से अगर कम ले रहा है तो इसका मतलब वो किस श्रेणी में आएगा? आपका गरीबी में आएगा, वो गरीब में आएगा। ठीक है, देखिए अब इतना कैलोरी गेन करने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को 2197 रुपए खर्च करने होंगे, 2197 रुपए खर्च करने होंगे प्रति व्यक्ति खपत। एक व्यक्ति के ऊपर इतना खर्च होना आवश्यक है।
अगर एक व्यक्ति अपने ऊपर महीने का 2197 रुपए खर्च नहीं कर रहा है गांव में, तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है। और शहरों में 3177 रुपए, अगर इससे कम खर्च कर रहा है शहरों में एक व्यक्ति अपने ऊपर, इससे कम खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपका किसमें आएगा, गरीबी में। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ऐसे ग्रामीणों की संख्या जो इतना किलो कैलोरी और इतनी अपने ऊपर खपत नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग की संख्या यहां पे है आपका 17.1%। तो भारत के अंदर वर्तमान में जो ग्रामीण गरीबी है वो कितनी आपका पे 17.1% है। जबकि शहरी गरीबी की हम बात करते हैं तो शहरी गरीबी आपका पे 14% है, 14% शहरी गरीबी। ठीक है। तो ये एक डेटा है, जो परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वे ये एनएसओ द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। पी में आपका पे में या ग्रुप सी में आपका पे सीधे आपसे पूछ सकता है कितनी गरीबी है, कितना कैलोरी खर्च होना चाहिए, कितना ये खपत होनी चाहिए है। और आपका मेंस में आपका पे इस डेटा को आप कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इस डेटा का पे कहीं पर भी आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे आपका पे ग्रामीण और शहर के बीच में अगर कहीं कोई अंतर आपको बताना है। ठीक है। यह आपका पे रहन सहन आपको समझाना है, रहन सहन या यहाँ की चुनौतियां आपको समझानी है, मतलब किसी भी तरह की आपका पे कोई बात करनी है तो उसमें आप इस डेटा को अपने विवेक के अनुसार आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की आखिरी खबर। अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोग के लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, मतलब आपकी इनकम जैसे आपका बढ़ती है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे व्यय खर्चा आपका, वैसे आपका खर्चा जो आपका पे वो बढ़ता है या फिर घटता है। आपका पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको दिए गए हैं, चाहे आप यहां पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी आप लिख सकते हैं, या बढ़ता है घटता है, आपको कमेंट में आपका पे अपना आंसर देना है, थोड़ा दिमाग लगा के देना है। अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो वो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये आपका पे इस हफ्ते का आपका करंट अफेयर। अगले हफ्ते आपसे मैं फिर मिलूंगा इसी वीडियो के साथ में। मेरे साथ में एक अलग से आप कॉपी बना लेना। ठीक है। और अपने वीकली करंट अफेयर को आप प्रॉपर तरीके से तैयार करना। ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्री में ही होता है, क्या ही जाना है, लाल बटन दबाना है, दबा लेना। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और कोई आपकी जाने वाले इस तरह की तैयारी वाले हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप इसे जरूर शेयर करना। ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।